नमस्कार, मैं अमरीक सिंह निब्रान और फिर से एक बार आपके साथ जुड़ चुका हूँ खबर वन पर। और हमारे साथ हैं पूर्व आईएएस अधिकारी ओम प्रकाश यादव जी। और आज हम बात करेंगे भ्रष्टाचार, बिहार में जो भूंजा पार्टी है इसके ऊपर, और सर से राय जानेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि भ्रष्टाचार की शुरुआत कहाँ से होती है? सर, सबसे पहला क्वेश्चन कि भ्रष्टाचार की शुरुआत। आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, भ्रष्टाचार का एक बेसिक फंडामेंटल्स है कि भ्रष्टाचार, करप्शन फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये ऊपर से नीचे बहती है, नीचे से ऊपर कभी नहीं जाती। एक आपको लगता है कि एक हमने किताब कभी पढ़ी थी, पैथोलॉजी ऑफ करप्शन। पैथोलॉजी ऑफ करप्शन में बड़े अच्छे से डेफिनेशन और एग्जाम्पल से समझाया गया था भ्रष्टाचार को कि कैसे। वैसे भ्रष्टाचार ऑल परवेसिव फेनोमेना है, दुनिया के लगभग सभी मुल्कों में उसकी मैग्नीट्यूड या इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन भ्रष्टाचार सब जगह है और बिहार में भी भ्रष्टाचार है। लेकिन यहाँ पर ये इतना संस्थागत हो गया है, इतना इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गया है कि इसके झटके से आम आदमी परेशान है। लेकिन ये हमेशा याद रखिए कि ये हमेशा ऊपर से नीचे बहता है, इसलिए अगर खत्म करना है तो ऊपर से नीचे खत्म करना, नीचे से ऊपर कभी खत्म नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट है। सर, तो आपके एक वीडियो में देखा था कि मतलब आपने बताया कि बिहार में भ्रष्टाचार की शुरुआत कैसे हुई। मैं वो जानना चाहता हूँ एग्जैक्ट मतलब कैसे स्टार्ट हुआ बिहार में। आपने बताया था कि जो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की सरकार बनी वो गवर्नेंस के लिए बेस्ट मानी जाती है। हाँ, उस पर मैंने किसी चैनल में या संभवतः अपने ही चैनल पर वॉइस ऑफ रिपब्लिक में बात की थी। देखिए, भ्रष्टाचार की शुरुआत एज सच तो बड़ा मुश्किल है ये बताना, क्योंकि भ्रष्टाचार जैसा मैंने बताया कि जब से मानव सभ्यता का उद्भव हुआ है, जब से मानव सभ्यता है तब से भ्रष्टाचार है और कदाचित जब तक मानव रहेगा भ्रष्टाचार रहेगा। लेकिन आज़ादी के बाद से हमने बात करी थी कि जब आज़ादी के बाद डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जिनको लोग सम्मान से और प्रेम से श्री बाबू कहते हैं, वो मुख्यमंत्री बने, तो उस वक्त अगर मुझे ठीक से याद हो और मैं ठीक से समझ पाया हूँ तो बिहार में जो लैंड रिफॉर्म्स के कानून बने थे वो देश में अग्रणी कानूनों में से एक थे। लोग बताते हैं कि, या फिर इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है कि वन ऑफ द बेस्ट कानून था लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 में बना, फिर उसके बाद सीलिंग एक्ट वगैरह बना, बहुत सारे कानून बने। लेकिन उस वक्त जो पूरा जुडिशियल सिस्टम था या ब्यूरोक्रेसी था या फिर इवन पॉलिटिकल पार्टीज में भी जो लोग थे वो अरिस्टोक्रेटिक क्लास से थे, लैंडलॉर्ड्स थे। तो ये मुकदमों में उलझा और हाईकोर्ट्स, पटना हाईकोर्ट में इतने सारे केसेस हुए, वो पूरा लैंड रिफॉर्म्स का प्रोसेस जो है वो विसिएट हो गया। बहरहाल, लेकिन मुझको याद है कि जॉन एच एपली भी एक अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत जानकार थे, तो उन्होंने आकर अपना अध्ययन वगैरह किया था। नेहरू जी ने भी उनको बुलाया था, तो उनकी कुछ लिखी हुई चीज़ें आईआईटी दिल्ली में भी रखी हुई। हालांकि वो एग्जैक्ट वही लाइन नहीं कहे थे कि बिहार इज द बेस्ट गवर्न स्टेट, लेकिन उनका कहने का मतलब ये जरूर था कि बिहार उस वक्त पूरे देश में संभवतः सबसे अच्छे गवर्न स्टेट में उनकी गिनती होती। इतना शानदार यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन था। लेकिन फिर कालांतर में वो गिरते गिरते कांग्रेस की सरकार, फिर बीच में कुछ सोशलिस्ट की भी सरकार आई, बीच में 74 के आंदोलन के बाद भी कुछ बदलाव हुए। लेकिन धीरे धीरे मोटे तौर पर कांग्रेस ही सारा ज्यादा दिन तक शासन करती रही। बीच में थोड़ा बहुत जैसे बीपी मंडल और कुछ कुछ छोटे मोटे परिवर्तन, कर्पूरी ठाकुर वगैरह भी आए, लेकिन तब तक भ्रष्टाचार का इतना व्यापक स्वरूप नहीं हुआ था। 80 के बाद से 80 से 90 के बीच में ऐसा देखा जाता है कि कांग्रेस के जो शासन रहे वो मतलब बहुत अनस्टेबल रहे। लोग कहते हैं कि महा आला कमान को छींक भी आती थी तो सरकारें यहाँ बदल जाती थी, आया राम गया राम टाइप से। तो उस पीरियड में मैंने किसी का नाम लेना वैसे उचित नहीं होगा, सबकी वही स्थिति थी। लेकिन एक कहावत बड़ी प्रचलित हो गई थी जगन्नाथ मिश्रा जी के समय, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब ये चलता था
कि उनको कुछ इतनी राशि नहीं मिलती थी तो वो शायद मुंह नहीं धोते थे। ये बड़ा, जिसको बोलते हैं ना, विस्पर द कॉरिडोर, सचिवालय के गलियारों में सब चर्चा चलती थी। उस वक्त हम लोग नौकरी में नहीं आए थे। उसके बाद फिर लालू जी की सरकार आई। देखिए, हम हमेशा एक चीज याद रखिए कि किसी की सरकार जो पहली बार आती है तो बहुत शानदार काम होता है, परसेप्शन भी उसका रहता है, उसको इंथुजियाज्म भी रहता है हर बार। आप जैसे दिल्ली में भी देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल जी आए तो फर्स्ट 5 ईयर्स में कुछ काम किया। इसलिए एक बड़ी प्रचलित कहावत है प्रजातंत्र के बारे में कि रोटी और सरकार पलटते रहना चाहिए, नहीं तो एक जलता है दूसरा जला देता है। इसीलिए जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी यूरोप के बहुत सारे मुल्कों में, अमेरिका वगैरह में, कुछ जगह तो कानून है कि दो बार से ज्यादा आप नहीं बन सकते। जैसे अमेरिका में 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। बहरहाल, तो उसके बाद ये शुरुआत हो गया और कहा जाता है कि कांग्रेस के उस पीरियड में इंजीनियरिंग लाइन में घुस गया था भ्रष्टाचार। जैसे उस वक्त पीडब्ल्यूडी कहलाता था, सिंचाई विभाग वगैरह, तो वहां पर हो गया था। लेकिन मैंने कलेक्टर एसपी और सेक्रेटरी वगैरह से, बीडीओ सीओ से कोई पैसा लेके पोस्टिंग करेगा, ये अनथिंकेबल था, ये कभी नहीं हुआ था। 95-96 के बाद फिर लालू जी जब फंसे पशुपालन में, फिर राबड़ी देवी आई, उस वक्त से स्थिति और खराब होना शुरू हुआ। आपको बताया, राबड़ी देवी का शासन अप्रत्यक्ष रूप से उनके दोनों भाई और बाकी बहुत सारे लोग चलाते थे। उनके समय में जो प्रिंसिपल से उस वक्त आयुक्त एवं सचिव कहलाता था, वो लोग जो आए बहुत हावी हो गए। उसके बाद से फिर 97-98 के बाद चीज़ें बहुत खराब होनी शुरू हो गई। लेकिन हमको जहाँ तक याद है कि 2005 तक भी कुछ ही अपवाद को छोड़कर, मतलब सेक्रेटरी से, डीएम से, एसपी से, डीआईजी, आईजी से पैसे लेके उसकी पोस्टिंग की जाए, ये हम लोगों ने नहीं सुना था। 5 में फिर नीतीश जी की सरकार आई, बहुत शानदार 5 से 10 काम हुआ। पुराने नियम बदले गए, कानून बदले गए, गवर्नेंस का अच्छा मॉडल इवॉल्व हुआ, बजट की राशि बढ़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए, लॉ एंड ऑर्डर में अपेक्षित सुधार हुआ। लेकिन फिर वही स्थिति हुई। 14-15 के बाद फिर इसमें गिरावट हुई। अभी जो देखने को मिल रहा है विगत 5-7 साल, 8 साल से, वो बहुत भयावह स्थिति है। मतलब अब मैं आपको बता सकता हूं कि शायद बिहार का कोई भी लेवल का ब्यूरोक्रेसी ये बचा नहीं होगा जो भ्रष्टाचार से छिपा होगा। हम लोग कभी ये बने सोचते भी नहीं थे कि लोग नीचे स्तर के अधिकारी मंत्री से सीधे जाके मिलेंगे और पैसा देके पोस्टिंग कराएंगे। तो अब किसी का बगैर पैसे की पोस्टिंग हो जाती है, यह एक चर्चा का विषय है, न कि यह चर्चा का विषय है कि पैसे देके पोस्टिंग। अब तो हम लोग फील्ड वगैरह में जाके देखते हैं, पूरा ब्लॉक से लेके अंचल थाना से लेके जिलों वगैरह तक में एक एक पद को बेच दिया। अभी इस सरकार जैसी बनी तो मैं कुछ सीनियर ऑफिसर्स के साथ, जो लोग सर्विंग हैं, हम लोग तो रिटायर हो गए, तो कहीं बैठ करके कुछ बातचीत हो रही थी। सचिवालय भी कभी कभी जाते हैं, तो एक दो बहुत जो हमसे जूनियर अधिकारी हैं, अभी बहुत सीनियर पोजीशन पर है, तो उन लोगों ने कहा कि जानते हैं सर, ये अब तो विभाग में डाक लग रहा है कि कौन विभाग का कौन सेक्रेटरी रहेगा, लाइन डिपार्टमेंट, पैसा कमाने वाला विभाग। तो उस हिसाब से लोगों की पोस्टिंग, हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि डिवीजन स्तर पर डिविजनल कमिश्नर्स वो क्षेत्रीय अधिकारियों से पैसा। मुझको कुछ अधिकारियों ने बताया कि गंगा के उस पार एक दो जो डिवीजन है, वो वहाँ के डिवीजन और सीमांचल वगैरह तरफ एक दो जो डिवीजन है, वहाँ का डिविजनल कमिश्नर्स के बारे में ऑफ कोर्स मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन उन लोगों ने कहा कि तो महीने का पैसा लेना शुरू कर दिया। वो जाके इंस्पेक्शन कराएगा, डराएगा, धमकाएगा और पैसा मांगे। मुझको याद है, मैं किसी विभाग में था तो एक किसी व्यक्ति ने एक ऑडियो क्लिपिंग्स भेज दिया था एक कमिश्नर का, नाम लेना उसका उचित नहीं होगा, अब हम सेवा में नहीं है, तो उसका एक ऑडियो आ गया हमारे पास जिसमें वो पैसा मांगा। तो हम फाइल आगे बढ़ाए, ऊपर तक गया तो लोग शॉक्ड हो गए, हालांकि वो फाइल पर उस पर कुछ कार्रवाई ऊपर में हुई नहीं, तो आगे चला गया, तो कहाँ जाके फंसा मुझको नहीं मालूम। अभी कहाँ स्थिति ये है कि इतना नग्न स्वरूप हो गया है भ्रष्टाचार का, और इसमें ये सारे इन्वॉल्व हो गए हैं, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऊपर से नीचे। तो अभी मैंने सेक्रेटरीज के लेवल पर और मिनिस्टर्स के लेवल पर जिस स्केल का भ्रष्टाचार है, उसकी आज से 10 साल 15 साल पहले किसी ने कल्पना नहीं की होगी। तो ये, और इसका रिपरकशन सीधे नीचे दिखता है। इसका रिपरकशन थानों में, ब्लॉक में, अंचल में, सीडीपीओ कार्यालय,
मैंने पीएचडी, जो भी जितना विभाग आप कह लीजिए, सब में यही स्थिति है। तो अब इट हैज बिकम ए कल्चर। अब ये कहाँ जाके रुकेगा मुझको पता नहीं। इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट छापी थी इलेक्शन के बाद, एग्जैक्ट फिगर हमको याद नहीं है, लेकिन उसने बताया था कि संभवतः इस चुनाव में करीब करीब 50 से 60 हजार करोड़ रुपया सरकार ने ऑफिशियल कॉफर से खर्च किया। अब तो सोच करके देखिए कि अगर इतना पैसा खर्च हुआ है तो पैसा आएगा। तो ये एक चेन रिएक्शन होता है। अगर एक शुरुआत किसी ने की तो उसका चेन रिएक्शन होता है। जैसे फर्ज कीजिए कि अगर एसपी ने पैसा लेकर अपनी पोस्टिंग कराई, तो थानेदारों की पोस्टिंग करेगा पैसा लेकर। जैसे ही थानेदार की पोस्टिंग लेके करेगा पैसा लेके, तो थानेदार मुकदमों से वसूलेगा और वो फाइनली नीचे जो रिसीविंग एंड पर जनता है उस पर जाएगा। अगर सीओ की, बीडीओ की पोस्टिंग, अब ग्रामीण विकास विभाग में कौन नहीं जानता है कि बने तो पंचायत वाइज पैसा वसूलता है। कुछ लोगों ने बताया कि सर 50,000 रुपये पंचायत का रेट चलता है। तो मनरेगा है, ब्लॉक है, सप्लाई डिपार्टमेंट है, बने पंचायत वाइज रेट कि इतना पंचायत है तो इतना पैसा लगेगा। उसके बाद फिर हम जब मिनिस्टर लोग घूमने जाता है, एवरीबडी नोस, इट्स नॉट अ सीक्रेट, इट्स नॉट अ सीक्रेट, इट्स एन ओपन सीक्रेट। सब लोग जानता है कि जो जाता है सर्किट हाउस में, वहां बैठता है, बुलाहट होती है और उसकी मंथली वसूली। तो पहले तो एक बार पैसा लेके पोस्टिंग करता है, फिर वो बने रहने के लिए पैसा देता है, फिर मंत्री घूमने के लिए गया तो वो पैसा लेता है। तो कुछ तो ऑडियो भी वायरल हुए थे, कुछ चिट्ठी वायरल, एक दो वो संघ की चिट्ठी वायरल हो गई, लेकिन कार्रवाई तो किसी पर हुई। तो ये हालत है। आप जिस तरह के तरीके से बता रहे हैं, एक छोटा सा नमूना मुझे मतलब पता है कि शायद जो ये अंत्योदय योजना जो कांग्रेस सरकार द्वारा चलाया गया था, अभी पीएम कुछ जो 5 किलो अनाज मिलता है गरीबों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, हाँ, उसमें शायद अब 5 केजी नहीं मिल रहा है सभी को। वो तो बताया ना कि वैसा, वो तो बहुत छोटी सी चीज है। जैसे देखिए, तो सब लोग जानता है कि 5 किलो मिलना तो हो सकता है 4 मिले, 4.5 मिले, तो उसका आपको बता दिए, उसका कारण बता दिए। अब ठीक है, वो तो सब लोग कहेगा कि भाई ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर और पीडीएस बेच दिया, लेकिन वो हुआ कहाँ से उसको समझिए ना। जो अब जैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में आपको बता देते हैं, वहां एक पोस्ट होता है, उसको बोलते हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर, प्रवर्तन पदाधिकारी। आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का आप वेबसाइट उठा के देख लीजिए, ट्रांसफर पोस्टिंग का। इन्फोर्समेंट अधिकारी का 5 महीना, 6 महीना, 4 महीना ट्रांसफर पोस्टिंग होता है। क्यों होता है, कैसे होता है? तो उसका वही हमको याद है, आज से कुछ साल पहले एक वहां पर एक ऑफिसर थी, लेडी ऑफिसर थी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, उस पद का नाम लेना भी उचित नहीं होगा। तो उसके पहले किसी जिले में वो कलेक्टर थी, उसकी इतनी बदनाम हुई, बालू में वसूली, उसी में उसको हटाया। देन शी बिकेम सम सीनियर ऑफिसर इन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। उसने वो नंगा नाच किया। मेरे पास बहुत लोग फोन करते हैं या मेरे पास मैसेज भेजते हैं, सर इतना ऐसे तबाही। तो 3 महीना, 4 महीना पर उसका ट्रांसफर होता। तो क्यों होता? इसमें एक जो कारण मैंने किसी मंच पर कहा था कि देखिए, सरकार चलाने के लिए एक कानून है यहाँ पर, रदर नियम है, रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस उसको बोलते हैं, संविधान के तहत बना हुआ। उसमें ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए दिया हुआ था, एक एस्टेब्लिशमेंट कमेटी थी। वो कमेटी सर्टेन पैरामीटर्स पर नाम सजेस्ट करती थी, फिर वो मिनिस्टर के पास जाता था। हमको लगता है कि 14 या 15 में या शायद 7 में, एग्जैक्ट याद नहीं है तिथि, नीतीश कुमार ने उस समिति को भंग कर दिया और वो सारे अधिकार मिनिस्टर को चले गए। अब खेल ये होता है कि विभाग में मिनिस्टर जून में तो पागलपनी का मतलब लगता है कि दुकान खुला है, डाक लगता है मंत्रियों का, क्योंकि सारा पावर मंत्री को आ गया जून में, वो किसी को कर सकता है। अगर सेक्रेटरी ईमानदार रहा, सेक्रेटरी कड़क रहा तब तो नहीं हुआ, लेकिन अगर सेक्रेटरी भी लगा, छोड़ो गंगा में हम भी नाम, अगर 100 का ट्रांसफर हो या तो सेटिंग हो जाता है कि 20 मेरा, 80 मंत्री जी का रहे, तो हो जाता है। ये हालत है और ये मुझको रुकने का अभी कोई आसार नजर नहीं आ रहा है, इसलिए कि न तो मुख्यमंत्री को इसकी चिंता है, न विपक्ष वाले को इसकी चिंता है, वो सब गंगा में हाथ धो रहा है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अच्छा सर, थोड़ा सा पीछे से लेके जाते हैं। पहली बार आपने चर्चा किया कि मतलब जो श्री कृष्ण सिंह की सरकार थी, उस समय लैंड रिफॉर्म्स आए, उस समय जो ज्यादा उसमें मतलब गहराई से नहीं जाएंगे, लेकिन हल्का सा एक ब्रीफ दे दीजिएगा कि जो उस समय
लैंड रिफॉर्म आया कि जो लैंडलेस लेबर्स हैं उनको दिया जाए, जमीन दी जाए, और उसका कोई मतलब एग्जैक्ट मतलब कुछ अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा, सभी को नहीं मिला, या मतलब मैक्सिमम लोगों तक नहीं मिला, जमीन उनको नहीं बांटी गई। और उसका उसका मतलब थोड़ा सा एक बता दीजिए, मतलब उसमें कहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ? देखिए, वो भ्रष्टाचार से ज्यादा वो प्रक्रियात्मक और मुकदमों की बात हो गई। जैसा मैंने शुरू में कहा, बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 का, फिर सीलिंग एक्ट संभवतः 60 या 61 का, अब तो हम लोग रिटायर कर गए तो स्मरण नहीं रहता है। इसके अलावा भूदान एक्ट में भी विनोबा भावे वगैरह के आंदोलन के तहत जमीनें मिली थी। तो जमीन को कंसेप्ट ये था, देखिए इसको ऐसे समझिए कि जब जमींदारी खत्म हुई, जब आजाद हुआ देश, तो जमींदारों की जो संपत्ति थी वो स्टेट में वेस्ट हो गई, गवर्नमेंट में वेस्ट हो गई, सरकार। तो लैंड 3 4 5 तरह के होते हैं, बहुत डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। कुछ लैंड जो सरकारी नेचर के रहे, गर्मजरुआ खास बोला गया उसको, कुछ गर्मजरुआ आम हुआ, वो ऐसी सरकारी जमीनें, आम जमीनें जो आम के प्रयोग के लिए, जैसे तालाब हो गया, कुआं हो गया, शमशान हो गया, कब्रिस्तान हो गया वगैरह वगैरह, और बाकी कुछ रेतों की जमीन। इसके अलावा भी गोचर वगैरह बहुत रहता है, तो हम मोटे तौर पर बता देते हैं। कॉन्सेप्ट ये था, और एक सीलिंग एक्ट था कि एक सीमा से अधिक आपकी जमीन होगी तो उसको हम लोग लेके गरीबों में बांट देंगे। ये पूरा लैंड रिफॉर्म्स का ये बेसिक्स था। इसमें 3 स्तर पर परेशानी हुई। पहली परेशानी तो ये हुई, और ये बहुत सामान्य सी बात है, सामान्य सी बात ये है कि जैसे उस वक्त ब्यूरोक्रेसी में या जुडिशरी में ज्यादा लोग कौन होंगे? जो पढ़े लिखे होंगे, पढ़े लिखे अरिस्टोक्रेट वर्ग, और ज्यादा जमीन भी उन्हीं के हाथ। तो कोई, इसको अंग्रेजी में कहावत है, एवरीबडी वांट्स डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बट अप टू हिम। तो कौन चाहेगा? जुडिशरी जज लोग भी वही लोग थे, हाकिम लोग भी वही थे, लैंडलॉर्ड भी वही थे। तो ये पूरा बने, ये इसमें श्री बाबू बहुत ईमानदारी से उन्होंने काम किया, और उनको इसके लिए श्रेय दिया जाना चाहिए। उस वक्त बहुत सारे मिनिस्टर भी थे, बहुत सारे लोगों ने तो स्वेच्छा से जमीनें छोड़ दी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये जो एक तरह का माने अनसीन नेक्सस बना, तो ये इस प्रक्रिया में अड़चन आने लगा। कुछ मुकदमे में चले गए, कुछ ढिलाई हुई, और हालांकि काम भी हुआ, बहुत लोगों की जमीनें मिले भी उस पीरियड में, लेकिन अंततो गत्वा धीरे 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 ये प्रशासनिक शिथिलता, पॉलिटिकल विल की कमी, और फिर ये मुकदमों का भरमार, माने आप उस पीरियड में उठाइएगा तो मुकदमों का भरमार हो गया है। ये कुल मिला जुला के जितना सफल होना चाहिए था लैंड रिफॉर्म्स, उतना सफल हो नहीं पाया। मेरी एक और बात समझ कहती है कि देखिए, हर चीज का एक वक्त होता है। जैसे किसी बच्चे का जन्म होना है तो 9 महीने में ही होगा, 9 महीने के पहले होगा तो वो प्रीमैच्योर चाइल्ड होगा, और 9 महीने के बाद होगा तो डिफॉर्मिटी आ जाएगी। तो अब कोई आदमी उस लैंड रिफॉर्म्स को अभी लागू करना चाहेगा तो ये इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, वो नहीं संभव है। इसलिए उसमें सरकार अगर कोशिश करेगी तो बहुत भयानक विवाद होगा, भूमि विवाद होगा, जातीय फसाद वगैरह होंगे, कानून व्यवस्था की गंभीर समस्या हो जाएगी। इसलिए अब बहुत सारे स्टेट्स में भी अब उसको लैंड रिफॉर्म्स के जगह पर लैंड मैनेजमेंट का नाम दिया जाता है। अब वो आप ये संभव ही नहीं कि किसी का लैंड लेकर के आप बांट दीजिएगा। तो मैं ऑफ कोर्स इस राइडर के साथ बता रहा हूँ, तो इन कारणों से ये चीज फेल हुआ। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि बिहार सरकार में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसे आपको एक उदाहरण देते हैं कि कितनी प्रशासनिक लैक ऑफ पॉलिटिकल विल जिसको बोलते हैं वो थी। यहाँ सबसे पहला सर्वे हुआ ब्रिटिश के समय, उसको काडस्ट्रल सर्वे बोलते हैं, जो 1890 वगैरह से शुरू होकर के 1911-12 में फाइनल हुआ। और वो पूरे बिहार, मतलब उस वक्त का बिहार का मतलब सोच लीजिए, उस वक्त का बिहार का मतलब बंगाल का कुछ इलाका था, इसके अलावा उड़ीसा था। तो सोचिए उस वक्त का सर्वे, जो अभी का उड़ीसा, बंगाल, बिहार, अभी का झारखंड, ये सब था, और वो सक्सेसफुली हो गया, खतियान पब्लिश हो। उसके बाद आजाद भारत में, बिहार में, हमको लगता है 52 या 54 में रिविजनल सर्वे शुरू हुआ। रिविजनल सर्वे का मतलब था कि जो लैंड्स का ट्रांसफर हुआ उसका रिवाइज वर्जन निकाल दिया जाए खतियान।
वो 52-54 से चलते चलते 2011 तक नहीं पूरा। 12 जिले अगर मुझे ठीक से याद हो तो 12 जिला में तो हुआ ही नहीं कंप्लीट। अब बाकी जगह हुआ भी तो भयानक गलती हुई। हार पार करके 2011 में सर आप सोच लीजिए कि 1911 से लेकर के और 2011 माने 100 साल तक कायदे से कोई सर्वे नहीं हुआ। अगर रिविजनल सर्वे को बीच में हम छोड़ दें तो रिविजनल सर्वे भी बने 50-60% उसमें बोगस है। हम तो फील्ड में रह करके देखें तो आप 100 साल में अगर लैंड से रिलेटेड कोई मजबूत काम नहीं हुआ तो सोचिए सरकार की क्या प्राथमिकता थी। कांग्रेस के समय में भी वही हाल था, लालू जी के समय में भी। अब वो एक धंधा चल गया, मुझको याद है उस वक्त मंत्री थे ये रमई राम वगैरह थे या और मिनिस्टर थे, वाहवाही लूटने, पर्चा बांट दो, जमीन कहीं पर, आदमी कौन है। रात में ऑर्डर आता था कि मंत्री जी आएंगे कल बांटेंगे। आनंद फानन में लोगों ने बांटा। झारखंड में उसमें इतना गलती हुआ और स्वाभाविक रूप से गलती हुआ। एनीवे तो 2011 में फिर सरकार ने निर्णय लिया कि साहब हम सर्वे करेंगे। तब तक टेक्नोलॉजी बहुत बदल गया था। तो बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त अधिनियम 2011 में बना, 2012 से शुरुआत हुई। लेकिन फिर पॉलिटिकल विल की कमी और जो ब्यूरोक्रेसी है, यहाँ जो आईएएस वर्ग है, खास करके जो डायरेक्ट रिक्रूट आईएएस वर्ग है, जो बहुत ऊपर चला जाता है, वो लोग हमेशा से सॉफ्ट चीज करना चाहता है। और धीरे धीरे बीमारी लग गई ब्यूरोक्रेसी में कि मेरा अखबार में नाम छपे और कुछ हो। कलेक्टर्स का मुख्य काम क्या होता है? कलेक्टर्स मुख्य रूप से 3 कैपेसिटी में काम करता है। कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट और जिलाधिकारी। जब वो कलेक्टर होता है तो रेवेन्यू का इंचार्ज, जब वो जिला मजिस्ट्रेट होता है तो सर्टेन एक्ट्स में उसको कानून के तहत पावर मजिस्ट्रेसी का, और जिला पदाधिकारी का मतलब उस जिले के सभी विभागों का एक तरह से हेड। तो जिला पदाधिकारी तक तो उसको मजा आता है। अब वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी नहीं रहा क्योंकि कोर्ट नहीं करता, और कलेक्टर तो बिल्कुल नहीं रहा, उसको कोई मतलब नहीं रहा। तो 2012 में जो शुरू हुआ उसमें कलेक्टर को बंदोबस्त पदाधिकारी बना दिया। उसमें इतनी गलती हुई हमारे इलाके में, तो ऐसा ब्लंडर हुआ है तो किसी दिन मामला उठेगा तो बड़ा बवाल हो। जैसे फर्ज कीजिए कि एक गांव है और उसमें टोटल रकबा 1000 एकड़ और कलेक्टर ने प्रकाशित कर दिया 1100 एकड़। तो मेरे पास 10 डिसमिल जमीन थी, मेरा पर्चा बन गया, खतियान बन गया 12 डिसमिल का। तो जमीन रबड़ तो है नहीं कि फैले। जब मालूम हुआ तो उसको आनंद फानन ने लोगों ने बंद कर दिया। तो ये हालत लैंड का है। और मैंने उसी वक्त विभाग में और कई लोगों को, मंत्री को भी उस वक्त मैंने कहा था कि जिस तरीके से आप कर रहे हैं ये संभव नहीं है। इसमें आप स्केप कर रहे हैं। एक तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर लोगों को बहाल कर दिया। आप सोच करके देखिए कि कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बहाल एम्प्लॉई है, वह डिसाइड कर देगा एक तरह से टाइटिल, हालांकि टाइटिल एज सच का प्रयोग नहीं किया, लेकिन मोटे तौर पर तो वही है। अब उसका परिणाम ये हुआ है कि जिस तरीके से सर्वे में पूरे बिहार में गड़बड़ी लोग बताते हैं, रैयत लोग भी हमको फोन करते हैं, कुछ लोग मैसेज करते हैं, किसी का जमीन कहीं चढ़ गया, पैसा ले रहा है, मैंने लगातार इस तरह की शिकायतें आ रही है। और मैं अभी आपके कैमरे के सामने बता देता हूं कि अभी जिस स्थिति में सर्वे है ये असंभव है। मुझको याद है किसी राष्ट्रीय चैनल पर डिबेट हो रहा था 2023 में, तो उस वक्त मुख्यमंत्री जी घोषणा किए थे कि अगस्त या जुलाई तक उसको पूरा कर देना। मैंने कैमरे पर कहा था उस न्यूज 24 चैनल, मैंने कहा था कि असंभव है, नहीं होगा, आप लिख लीजिए, और 2025 खत्म होने को देख लीजिए। तो मैं आपके कैमरे पर कह रहा हूं कि यह सर्वेक्षण किसी भी कीमत में वर्तमान परिस्थिति में, वर्तमान पॉलिटिकल विल से, वर्तमान एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप से असंभव नहीं होगा। ठीक है सर, थोड़ा सा अब टॉपिक बदलते हैं। भ्रष्टाचार शुरुआत कहाँ से हुआ वो आपने बताया सर। तो अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो इसमें जिम्मेदार कौन है? देखिए अभी ये तो बड़ा मुश्किल है, हम कैसे बता सकते हैं। हम कोई भगवान नहीं है, ना मेरे पास कोई मैजिक नहीं सर, मतलब जैसे एक सरकार को चलाने लेकिन हाँ, ये तो नैतिक और प्रशासनिक जवाबदेही तो उस व्यक्ति की है जो सरकार का मुखिया है। देखिए दुखद बात, मैं फिर से आपके कैमरे पर ये बता दूं कि भ्रष्टाचार किसी देश, किसी राज्य, किसी भौगोलिक क्षेत्र से खत्म हो जाएगा यह नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन उसका स्केल कम हो जाना चाहिए। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में जहाँ डेवलपमेंट, जहाँ जो डेवलप्ड कंट्रीज है, स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज वगैरह में देखिए जहाँ माना जाता है कि भ्रष्टाचार सबसे कम है, तो क्या होता है? तो उसमें 2-3 चीज होती है। पहला, एक तो
एक शब्द याद रखिए, जिसको बोलते हैं डिस्क्रिशन, यानी विवेक। तो विवेक के अधिकार के प्रयोग का जितना ज्यादा स्कोप रहेगा, भ्रष्टाचार का उतना ही ज्यादा स्कोप। डिस्क्रिशन बिगेट्स डिस्क्रिमिनेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन बिगेट्स करप्शन, ये स्टैंडर्ड थ्योरी। तो आपको सबसे पहले ऐसी व्यवस्था कायम करनी चाहिए या प्रयास करना चाहिए कि विवेक का स्थान कम हो, आपके पास डिस्क्रिशन नहीं है। दूसरा, टेक्नोलॉजी का प्रयोग भ्रष्टाचार को कम करने में एक स्थापित या मोटे तौर पर लोगों की समझ है, दुनिया भर में पॉलिटिकल थिंकर्स ये मानते हैं कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके भ्रष्टाचार को कम किया जाता है। लेकिन उन सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भाई ऊपर में बंद कीजिएगा तब ना, जो टॉप लेवल पर आपके यहाँ बैठा हुआ है वो पैसे की उगाही कर रहा है, और आप सोचिएगा कि ब्लॉक, थाना, अंचल, पंचायत मुखिया, पंचायत सचिव पैसा लेना बंद कर देगा। दिस इज इम्पॉसिबल। अगर किसी जिले का एसपी पैसा ले रहा है, किसी जिले का कलेक्टर पैसा ले रहा है, डिविजनल कमिश्नर महीना बांध रहा है, तो आप कैसे उम्मीद कीजिएगा कि नीचे खत्म होने वाला है। इसलिए फिर आपके प्रश्न का वही उत्तर है कि अगर इसको कम करना है, बंद तो नहीं हो सकता, वो असंभव है, लेकिन कम हो जाए वो तभी संभव है जब ऊपर में रोक लगे, क्योंकि कमांड तो ऊपर से आता है। जैसे ब्रेन कंट्रोल करता है सारे बॉडी, तो ब्रेन को जो कमांड जाएगा वही हमारा नाखून, वही हमारा उंगली, वही हमारा आंख हरकत करेगा। तो ब्रेन तो वहां है, और कौन नहीं जान रहा आज के तारीख में बिहार में कि क्या स्थिति है। मैंने कहा ना कि मैंने शुरुआत पहले हुआ कांग्रेस वगैरह के समय में, या उसके थोड़े पहले से पीडब्ल्यूडी में, इरिगेशन में, मैंने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से घूस चलता था। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो उसमें और कुछ डिपार्टमेंट में आना शुरू हुआ। 90 वगैरह आते आते ब्लॉक अंचलों में सेलेक्टेड मामलों में पोस्टिंग में पैसा वगैरह लगना शुरू हो गया था। उसके बाद फिर आगे बढ़ा तो फिर और हुआ कि अनुमंडल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सर्टेन ऑफिसर्स। उसके बाद तो अब तो स्थिति यह है कि मैंने कहा ना कि एक आध अपवाद को अगर छोड़ दीजिए तो प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव वगैरह के पोस्टिंग में पैसा लग रहा है। एडीजी, डीजी, मैंने आपको एसपी, डीआईजी, आईजी के अच्छे पदों में कुछ लोग अफसर जो शानदार हैं वो बेचारे पड़े हुए। मैंने मेरी ये समझ कहती है कि ब्यूरोक्रेसी में ज्यादातर लोग अच्छे ही होते हैं जो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो तो इतना फ्रस्ट्रेटेड होता है। मैं कई लोगों को जानता हूँ, मैंने विगत 10 साल से एक ही विभाग में सड़ रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं। जब तक वो पैरवी नहीं करेगा, पैसा नहीं देगा, उसका ट्रांसफर ही नहीं। तो थैंक्स टू जो जीएडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं बी राजेंद्र साहब, बहुत अच्छे अधिकारी हैं, वो आए तो प्रमोशन वगैरह शुरू हुआ। इसके पहले सबको ब्लॉक कर दिया। फ्रस्ट्रेटेड, माने आप इसको ऐसे समझिए कि फ्रस्ट्रेटेड ब्यूरोक्रेसी, मनोबल से हारा हुआ, मनोबल टूटा हुआ ब्यूरोक्रेसी, ये राज के लिए क्या काम करे। तो अभी सबका मनोबल इसलिए टूटा है कि सब जानता है कि अगर हम उस कॉकस में नहीं है तो मेरा कोई माय बाप नहीं। अच्छा सर, एक कहावत है कि सिस्टम मेक्स यू करप्ट। इसमें क्या मतलब, ये हमेशा मतलब ये प्रचलित एक वर्ड है कि सिस्टम में, कि ये मतलब यूपीएससी या जो ब्यूरोक्रेसी है इसमें ये काफी ज्यादा प्रचलन है। ये तो अभी बताए वही है, वो तो आपके प्रश्न का उत्तर वही है कि इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ऊपर में जैसे करप्ट होगा, नीचे करप्शन की धारा बहने लगेगी। ऊपर में जैसे ठीक होगा उसका प्रभाव, तो एक जिले का एसपी, एक जिले का डीएम अगर ईमानदार हो जाता है तो उसका सीधा प्रभाव नीचे पड़ने लगता है। तो एक वीडियो सीओ जो, एक थानेदार जो ईमानदार हो जाते तुरंत कितना पॉपुलर हो जाता है। तो यह देश जो है ना, और हमारा जो समाज है, हम लोगों में एक बीमारी भी है, हीरो वर्शिप करने का, पर्सनालिटी कल्ट के पूजा करने का, वो सारा चीज है। लेकिन लबोलबाब यही है कि देखिए, आम नागरिक को या देशवासियों को या जो लोग स्टेक होल्डर्स, उनको यह समझना चाहिए कि अगर प्रजातंत्र है तो प्रजातंत्र के जो इनहेरेंट उसके जो इंग्रेडिएंट्स है, उसको जब तक हम लोग नहीं समझेंगे। प्रजातंत्र क्या कहता है? प्रजातंत्र कहता है मुद्दों पर वोट पड़े। प्रजातंत्र कहता है कि सरकारों को डिफरेंट पैरामीटर्स की कसौटी पर कसें। अब आप सोच लीजिए कि यहाँ पर हुआ क्या। वन फाइन मॉर्निंग 10,000 रुपये का शुरू हो गया कि महिला रोजगार योजना, तो 125 यूनिट बिजली फ्री करो, तो 1100 पेंशन देंगे, तो ये देंगे, वो देंगे। वोट बटोरा गया। तो अगर आप रिश्वत लेके वोट दे रहे हैं तो आप तैयार नहीं रिश्वत देने के। तो इट्स वेरी सिंपल।
जैसा एक एक और कहावत है कि अगर किसी कंट्री का या मतलब किसी स्टेट का ब्यूरोक्रेसी अच्छा है तो वो बहुत मतलब राइज करेगा, लेकिन अगर ब्यूरोक्रेसी घटिया है या भ्रष्ट है तो वो डाउनफॉल में चला जाएगा। नहीं, बिल्कुल सही। देखिए, इसको ऐसा समझिए, ये अगेन हम आपको बोलते हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है। पहले चीज आपको बताते रहे कि किसी भी राज्य का डेवलपमेंट, गवर्नेंस या उस राज्य की का मुस्तकबिल, उसकी तकदीर कभी उसकी ब्यूरोक्रेसी नहीं बदल सकता। ब्यूरोक्रेट को यह कुवत ही नहीं है कि किसी चीज में बदलाव लाए, इसके लिए ब्यूरोक्रेट्स बना ही नहीं। ब्यूरोक्रेट्स बुनियादी तौर पर स्टेटस क्वेस्ट होता है और उसको जो काम दिया जाता है वही करना चाहिए, और आदर्श स्थिति भी यही है। प्रजातंत्र या डेमोक्रेटिक वैल्यूज जिस गवर्नमेंट पर आता है वो क्या कहता है, पॉलिसी किसको बनानी चाहिए, कानून किसको बनाना चाहिए, नियम किसको बनाना चाहिए, तो ये लेजिस्लेचर को बनाना चाहिए। सरकार में बैठे हुए लोग पॉलिसीज बनाते हैं, मतलब सरकार में बैठे लोग मतलब मिनिस्टर्स को बनाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, आपने कभी यहाँ देखा है ये कानून कैसे बनता? हम तो इतना दिन नौकरी किए, किसी विभाग में 3-4 गो बाबू, क्लर्क, अफसर सब मिल करके एक अधिनियम बना दिए, मसौदा, माने उसको विधेयक बोलते हैं। वो विधेयक का मसौदा होते हुए चला गया विधानसभा, 2 बजे पेश हुआ, 4 बजे पास हो गया। जो इसके पक्ष में हाँ कहिए, जो इसके विपक्ष में ना कहिए। मैं समझता हूँ पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, पक्ष में ये नहीं बोलता है, बात खत्म, के वो पढ़ता है उसको। तो अब बनाना था किसको, बनाया कौन? तो जब रोल बदल जाएगा तो परिणाम भी बदल जाएगा। अब मैंने कई बार अपने मंचों पर कहा कि देखिए, स्टेट का 3 पिलर होता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियल। 4th पिलर की चर्चा कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं, लेकिन उसको लोग मीडिया बोलते हैं। सारे काम तय हैं। अब स्थिति यह हो गई है कि एग्जीक्यूटिव वो नेता बनने में परेशान है, उसको लगता है कि हम ही लेजिस्लेचर है, और हो भी गया, कानून वही बना रहा, बिल नियम वही बना रहा, पॉलिसी वही। महिला रोजगार योजना कौन बना रहा? तो मंत्री जी बनाए, उस बैठा हुआ सेक्रेटरी 3-4 को मिलकर दिया, कॉन्सेप्ट हो गया। तो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर हो गया। लेजिस्लेचर अब क्या करता है, जो एग्जीक्यूटिव का काम विधायक जी जाएंगे ब्लॉक में बैठे, एमपी साहब जिला में दिशा की बैठक करें, तो उनको एग्जीक्यूटिव मजा आए। जुडिशियरी में विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट भी वही चीजें आई, अब तो सबके सामने आ रहा है। जो ऑर्डर लिखाता है वो बोलते नहीं है, जो बोलते हैं वो ऑर्डर नहीं लिखा। तो ये हम लोग बचपन में पढ़े थे, काम को बंटवारा आ गया, गिलहरी, चूहा और चिड़िया, तीनों के बीच में काम का बंटवारा था, तीनों बड़े मजे में रह रहे थे। उसमें बिल्ली आई, तीनों में झगड़ा लगा, तो कहा सबको कि चूहा को कहा कि तुम खाना बनाओ, चिड़िया को कहा तुम अनाज लाओ, उसको तो सबका काम उल्टा पुल्टा हो गया, सब झुलस के मर गया। तो यहाँ तो वही हालत है। तो इसलिए मैंने कहा ना कि ब्यूरोक्रेसी अगर ठीक रहेगी तो एग्जीक्यूशन बहुत शानदार, डिलीवरी तो वही करता है ना। मैं थोड़ी देर के लिए मान भी लूं कि मुझको याद है मैं किसी सेमिनार में गया था, दिल्ली वगैरह में चल रहा था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सेमिनार, तो उसमें एक बहुत सीनियर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट 80 या 82 वगैरह के बैच के आईएएस थे। उन्होंने कहा कि यह तो दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है इस देश का, इस देश में जिसको पॉलिसी बनाना है वो एग्जीक्यूशन में लगा हुआ है, जिसको एग्जीक्यूट करना है वो पॉलिसी बना रहा है, तो उल्टा पुल्टा हो गया। लेकिन बाय एंड लार्ज ब्यूरोक्रेसी तो किसी भी राज्य के ओवरऑल अच्छे गवर्नेंस के लिए तो रिस्पॉन्सिबल है ही, और अच्छा गवर्नेंस जब होगा तो चीजें ठीक से चलने लगेगी। लेकिन हम इस मत के नहीं हैं कि ब्यूरोक्रेट्स, अफसर साहिब किसी राज्य की तकदीर बदल सकता है। ये काम पॉलिटिकल लीडरशिप का है। अगर वो पॉलिटिकल लीडर, आप इसको ऐसे समझिए कि जब नीतीश कुमार जी 2005 में आए तो अचानक कितना चेंज हो गया पूरा सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर में अपेक्षित सुधार हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होने लगे, बिजली में कितनी शानदार काम हुआ, अब हम लोग किरासन तेल का नाम नहीं सुनते हैं। तो ये सारी चीजें हुई, कैसे हुई? एक पॉलिटिकल लीडरशिप। जिस दिन नीतीश जी को बीमारी लगा प्रधानमंत्री बनने का और पलटी मारे 14 वगैरह, उसके बाद से बर्बाद होना शुरू हुआ गवर्नेंस। अब वही पॉलिटिकल लीडरशिप जब कमजोर हुआ तो अभी देख लीजिए क्या हाल है। तो इसमें दूर जाने की जरूरत क्या है? सेम आदमी जो शानदार 2005 से 10 तक शासन किया, वही आदमी आज के तारीख में इस राज्य को मैंने अब तो गर्त में जा चुका है। इसलिए मैंने एक बार कहा था कि चिंता लोगों को ये नहीं करनी चाहिए कि सरकार में कौन है, चिंता ये करनी चाहिए कि ये जो कचरा का अंबार खड़ा हुआ है इस राज्य में, गवर्नेंस मिस गवर्नेंस का, इसको ठीक कौन करेगा।
लेकिन अब तो जनता जो मैंडेट दिया जनता जाने, तो 5 साल कैसे क्या होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चीजें जैसे थी वैसी है, और जो लोग जहां थे वही हैं, तो वो लोग वही करेंगे जो कर रहे हैं। अच्छा सर, एक एक बात है, एक क्वेश्चन है कि मतलब नेता ईमानदार हो तो ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल कर सकता है, अगर ब्यूरोक्रेट ईमानदार हो तो उससे भी तो पॉजिटिव कुछ फर्क पड़ता है, लेकिन मैंने कहा ना कि नेता बोलने से मेरा मतलब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से है। वो एमएलए के ईमानदार होने से क्या होगा, उस पास कोई अख्तियार ही नहीं है जनता के पास। तो और ईमानदारी हमेशा एक रिलेटिव टर्म है, मैंने बार बार बता रहा हूँ। भ्रष्टाचार अपने आप में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं। भ्रष्टाचार जापान में भी है, भ्रष्टाचार यूएस में भी, भ्रष्टाचार माने उस वक्त का यूएसएसआर था भी, रशिया, सब जगह। लेकिन वो माने अब उस पर हम बहुत डिटेल में नहीं जाते। इंटीग्रेटिव करप्शन, डिसइंटीग्रेटिव करप्शन, एक करप्शन होता है काम करवाने के लिए, एक करप्शन होता है काम नहीं कराने के लिए। अब जो थाना में केस हो, तो एक करप्शन हो सकता है कि उसको गिरफ्तार करने के लिए पैसा दीजिए दोषियों को, और एक हो सकता है पैसा दिया कि नहीं दोषी है लेकिन उसको गिरफ्तार आप नहीं की। तो ये दोनों तरह की चीजें हो सकती है। लेकिन मेरी ये समझ कहती है कि पॉलिटिकल लीडरशिप मतलब पॉलिटिकल लीडरशिप, ये जब तक ठीक नहीं रहेगा चीजें नहीं बदलेंगी। अगर आज किसी विभाग का मंत्री और सेक्रेटरी ये दोनों ऑनेस्टली ये इंश्योर कर दे कि नहीं, पोस्टिंग तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली और ऑनेस्टली करेंगे, तो उसका असर पड़ना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद माने हम इस बात को लेकर के कभी मुतमईन नहीं है, या हम कभी उससे इत्तेफाक नहीं रखते। विजिलेंस क्या कर रही है? कॉस्मेटिक एक्सरसाइज। ठीक है, जनता को तो लगता है कि भाई पंचायत से पैसा हमसे ले रहा है, राजस्व कर्मचारी पैसा ले रहा है। अब जैसे देखिए थोड़ा एक एग्जाम्पल देते हैं। राजस्व कर्मचारी इस राज्य में करीब करीब 3,500 है। राजस्व कर्मचारी का काडर होता था डिस्ट्रिक्ट काडर, तो डिस्ट्रिक्ट में ही एक ब्लॉक से दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक वगैरह जाता था। एक मंत्री थे भाजपा के, उनका नाम लेना उचित नहीं होगा। उनको किसी ने दिमाग में दिया कि साहब सीओ लोग से कितना कमाइएगा, सीओ की जो संख्या ही 400-500, तो ऐसा करिए कि राजस्व कर्मचारी को भी स्टेट कैडर बना दीजिए और यहां से उसका ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे। तो लगा, कहा कि ठीक है, तो 500 से इतना कमाते हैं तो 3,500 से बहुत कमाएंगे। तो बहरहाल उस वक्त नीतीश जी को किसी ने बताया, किसी अधिकारी ने, संभवतः उस वक्त के पटना कलेक्टर ने बोला कि गड़बड़ हो जाएगा, तो नीतीश कुमार जी ने रोकवा दिया। लेकिन उसके बाद फिर पास हो गया है। अब राजस्व कर्मचारी का स्टेट कैडर हो गया, मतलब स्टेट से ट्रांसफर पोस्टिंग तय हो। तो आप इसको समझ लीजिए ना, क्या राजस्व कर्मचारी ठीक है पैसा ले रहा है, म्यूटेशन, जेल चला जाएगा, होना भी चाहिए, पकड़ा रहा, लेकिन आप उसका जड़ में जाइए ना। अभी हमको बहुत लोग फोन करता है कि सर हमारा घर है बक्सर, मेरा पोस्टिंग कर दिया था नियुक्ति के बाद माँ का, तो हम जाना चाहते हैं बक्सर। अब ये जो स्टेट कैडर बना है इसमें शुरुआत हो जाएगा धंधा। मैंने एक वीडियो में कहा है कि अभी जो प्रधान सचिव आए हैं सीके अनिल साहब, बहुत ऑनेस्ट आदमी है, लेकिन सिस्टम जो कि इतना बर्बाद हो चुका है कि कैसे ये करेंगे मुझको नहीं मालूम है, क्योंकि सब पावर तो इनके हाथ में है, सारा चीज तो इनके वश में है नहीं। प्लस मुख्यमंत्री को भाई गठबंधन की सरकार है और उसमें भी राजस्व विभाग के मंत्री विजय सिन्हा है, क्या करेंगे नहीं करेंगे हम नहीं कुछ कह सकते हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि ऊपर में जब तक चीजों को ठीक नहीं कीजिएगा तब तक नीचे जाएगा नहीं। तो भ्रष्टाचार एक दिन में नीचे तक गया नहीं, इसलिए भ्रष्टाचार एक दिन में सुधरेगा भी नहीं। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि उसकी प्रयास आज से शुरू हो जाए, जो हमको होता हुआ दिखता नहीं। अच्छा सर, आप बोल रहे हैं भ्रष्टाचार ऊपर से शुरुआत होता है, टॉप लेवल से स्टार्ट होता है और नीचे डाउन पे जाता है, तो क्या नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार को भ्रष्टाचार में लिप्त रखे? अभी तो हमको उनसे तो बात है नहीं ना, हम ना उनके हम सेक्रेटरी हैं, हम कैसे जाने। लेकिन जो हो रहा है वो हम आपको बता अगर नीतीश कुमार जी को यह नहीं पता है कि उनके आसपास के जो बहुत क्लोज लोग हैं वो, अब तो पब्लिक परसेप्शन देखिए, याद रखिए कि कहीं धुआं उठता है तो आग जरूर होता है। पब्लिक परसेप्शंस जो है और जिस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग हायर लेवल पर हो रहा है, तो ये अब दो चीज है, ये अगर उनको नहीं मालूम है तभी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि घर के मालिक को नहीं पता है घर में क्या हो रहा है, और अगर मालूम है कुछ नहीं कर रहे हैं तो और दुर्भाग्यपूर्ण बात है।
और तीसरा चीज है कि हो सकता है चलो ठीक है, तो ये तीनों स्थिति ठीक नहीं, मुझको नहीं मालूम है कि उनको मालूम है कि नहीं, मुझको यह भी नहीं मालूम है कि उनको मालूम है लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मुझको यह भी नहीं मालूम है कि उनको मालूम है और ये जानते हैं कि ठीक है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट ले लीजिए कि अगर उनको मालूम है, आपने कहा कि धुआं उठता है तो मतलब नीचे कहीं आग लगा हुआ है, तो एक मतलब विपक्ष के तरफ से हमेशा ये बोला गया है कि भूंजा पार्टी, 4 लोग सरकार को चला रहे हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स 3-4 हैं, 1-2 हैं, जो भी है, मुझे उतना पता नहीं कितने रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, तो वो सरकार को चला रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार उनको बदल नहीं सकते हैं? वैधानिक रूप से बदल सकते हैं, वैधानिक रूप से मुख्यमंत्री को सबको पावर है, लेकिन वो क्यों बदलेंगे? क्योंकि अब तो परसेप्शन है कि उन्हीं लोगों के कारण सरकार आ गई है, उनकी रणनीति के कारण। देखिए, एक बड़ी अच्छी बात हमको लगता है कि प्रशांत किशोर ने कभी कही थी कि आरजेडी के शासन में वो अपराधी लोग लूट ले रहा था पब्लिक से, और इस शासन में अधिकारी लोग, अधिकारी से मेरा मतलब खाली चूंकि दिखता है नीचे में ना, मैंने तो शुरू में बता दिया कि दिखता है नीचे में, और पब्लिक को भाई उसी से मतलब। हाँ, तो इसलिए लूट तो आपको एक और आपके दर्शकों को एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हम बता देते हैं। देखिए, जब ये देश गुलाम हुआ, माना जाता है कि 1762 या 64 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, एग्जैक्ट ठीक से याद नहीं, 1764 में शायद हुआ था बैटल ऑफ बक्सर। उसके बाद अंग्रेज का हुकूमत यहाँ एस्टैब्लिश्ड हो गया एक तरह से। तो उसने एक व्यवस्था लाई, उसको बोलते हैं डुअल गवर्नमेंट सिस्टम। डुअल गवर्नमेंट सिस्टम में अंग्रेजों ने क्या किया कि दो विभाग बनाया, दीवानी और निजामत। तो दीवानी अपने ले लिया, मैंने पैसा हम वसूलें, और उसके चलते जो समस्या होगी वो तुम देखना, यानी नवाब देखेगा। तो इसको डुअल गवर्नमेंट सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद लूट का सिलसिला शुरू हुआ, बहुत बड़े इतिहासकार सुमित सरकार वगैरह हुए। उसके बाद देसाई साहब थे, AR देसाई, या क्या नाम भूल गया, लोग यूपीएससी की तैयारी में पढ़ते थे। तो एक थ्योरी है, उसको बोलते हैं कि इंडिया में जो लूट हुआ वह 3 लेवल का लूट था। इसको समझिएगा तो बिहार में करप्शन भी आप समझिएगा, आपके दर्शकों को बता। ये प्योर इकोनॉमिक्स का बात है, लेकिन हम आपको आम आदमी की भाषा में समझाते हैं। अंग्रेजों का लूट 3 भाग में था। पहला भाग था, उसको बोलते हैं एग्रेरियन लूट। एग्रेरियन लूट का मतलब सीधे था कि अंग्रेज सीधे रैयतों से, किसानों से, व्यापारियों से, समझिए कि पैसा टैक्स के नाम पर मैंने चाबुक मार के लूट लेता था। उसी समय में नील की खेती वगैरह, जिसका नदी में बापू आए, चंपारण वगैरह, तो वो एग्रेरियन लूट। तो उसमें लूट का अमाउंट कम होता था, लेकिन वो तरीका बड़ा विभत्स और डरावना होता था। बात समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि अभी रंगदार आया, हम जा रहे थे, मेरा पॉकेट से पैसा छीन, एग्रेरियन लूट। दूसरा लूट जो है उसको बोला जाता है इंडस्ट्रियल लूट, इंडस्ट्रियल फेज बोला है। उसमें क्या हुआ कि यहाँ से रॉ मटेरियल इंग्लैंड गया, वहां से फिनिश्ड गुड आया और यहाँ पर बिक्री हुई, तो रॉ मटेरियल सस्ते में वहां भेज दिए, महंगा बना के बेचे। ये लूट का अमाउंट बढ़ गया, लेकिन तरीका थोड़ा सा अच्छा हो गया, ठीक है। लेकिन जो तीसरा लूट था, खास करके 1857 में जो पहली क्रांति हुई, सिपाही विद्रोह हुआ, उसके बाद जो लूट का मॉडल अंग्रेजों ने अपना, आपको पता है, सीधे वो इंग्लैंड के क्वीन के पास चला गया। तो उसमें मर्केंटाइल फेज उसको बोलते हैं। उसमें ऐसा सिस्टम बनाया, जैसे मान लीजिए कि कोई अंग्रेज का ब्यूरोक्रेट यहाँ, उसको ह्यूज सैलरी देने लगा। आपको आपके दर्शकों को बता दें कि दुनिया में पहला इनकम टैक्स कहीं लगना शुरू हुआ था इंडिया में। 1860 में इनकम टैक्स लगना शुरू हुआ। जब सिपाही विद्रोह हुआ तो अंग्रेजों को लगा कि इतना शोषण करने के बाद भी इंडियंस के पास इतना पैसा कहाँ से आया, जो पूरे ऑल इंडिया लेवल पर सिपाही विद्रोह किया। तो कहा कि नहीं, इंडियंस बहुत पैसा कमाता है व्यापार से और किसानी से और बहुत सारे चीज से। तो उस वक्त अगर मुझको ठीक से याद है, संभवतः 99% टैक्स लगता था। 100 रुपया कमाइया तो 99 रुपया सरकार ले दी। तो ये मर्केंटाइल फेज था। लालू जी के समय में जो लूट था या भ्रष्टाचार था, वो पहला फेज बना था। रंगदार आएगा, पैसा ले लेगा, वो छीन लेगा, वो कर लेगा। अमाउंट कम था, लेकिन बदनामी बहुत ज्यादा था। नीतीश जी का जो राज आया, इसमें ये दोनों फेज हुआ। पहला फेज इंडस्ट्रियल फेज था, अभी जो फेज है मर्केंटाइल फेज।
नीचे वाला आदमी को तो पता नहीं है हम्म, कि वहां कितना कमा रहा है। अभी अभी प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया ना एक मिनिस्टर पर, 500 करोड़ का खरीद लिया प्रॉपर्टी। हाँ, एक आदमी मेडिकल कॉलेज हड़प लिया, तो एक आदमी कहीं कुछ बना लिया। तो लोग बता रहे हैं, अभी जो ईडी का रेड उड हुआ देखिए रहे हैं, कोई कहीं सिंगापुर में खरीद लिया, कोई मालदीव में खरीद लिया। इनके कई मिनिस्टर के बारे में खबर छपती है, इनका बहुत क्लोज मिनिस्टर हैं उधर नालंदा तरफ के, उनका कह रहा है कि राजगीर, नालंदा और उस सब इलाके में पूरा एकड़ का एकड़ जमीन खरीद लिया। हम लोग तो उधर के हैं, हम लोगों को बताता है। ये मर्केंटाइल फेज का लूट है। तो मर्केंटाइल फेज का लूट का क्वालिटी क्या होता है, इसका फीचर क्या है, इसका अमाउंट बहुत बड़ा होता है, लेकिन तरीका इतना सोफिस्टिकेटेड होता है कि आम आदमी को पता नहीं चलता है। अब वो वहां कोई यहाँ से इस तरीके से, आप सोचिए कि एक बार हमने कहीं बात की थी कि मान लीजिए 500 करोड़ का टेंडर, पहले ही डिसाइड हो गया कि साहब 500 करोड़ का टेंडर है, इसमें हम ले लेंगे इतना। वो ले लिया, बढ़ते बढ़ते 20-25% बढ़ गया। उसके बाद नीचे गया, रोड बना, एस्टिमेट को ही बढ़ा दिया, तो पब्लिक को तो लगा रोड बनिए ना, तो मालूम हुआ उस 500 करोड़ में 100 करोड़ तो लुटाइए गया, लेकिन आपको तो पता चलेगा नहीं। वो तो रोड तो बन गया, तो रोड तो बन गया, लेकिन यहाँ 100 करोड़ चला गया। उस वक्त लूटा था तो मान लीजिए 10 लाख, 5 लाख, तो लगता था देखिए ना मतलब ठेकेदार लूट लिया है, रंगदारी ले रहा है, अपहरण करके रैंसम मांग रहा है। तो यहाँ भी अभी रैंसम लिया जा रहा है, लेकिन यहाँ रैंसम दूसरे तरीके से लिया जा रहा है। तो ये भ्रष्टाचार का तरीका बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गया है, लेकिन भ्रष्टाचार का अमाउंट बहुत बढ़ गया, कई 100 गुना बढ़ गया, बजट भी बढ़ गया। मैंने 2005 में, अगर मुझको ठीक से याद हो तो 2005 में बिहार सरकार का बजट 23,000 करोड़ का था, मात्र 23,000 करोड़। अभी बजटे दोनों सप्लीमेंट्री को मिला दीजिएगा 4.5 लाख करोड़ का बजट हो, तो पैसा तब बहुत बढ़ गया, इसलिए लूट का तरीका सोफिस्टिकेटेड हो। सर तो इस इतना आपने बताया कि अब तो किसी को पता भी नहीं चलता है कहाँ लूट हो रहा है, कहाँ। बिल्कुल। तो 2005 में आप ही के वीडियो में मैंने बताया कि विजिलेंस डिपार्टमेंट का नीतीश जी ने वो किया था, तो क्या अब इसकी निगरानी करने के लिए कोई बच्चा? अब तो बोलिए नहीं, सब आप कॉस्मेटिक एक्सरसाइज, विजिलेंस और इकोनॉमी को आपको एक सिंपल सी बात बता रहे हैं। अभी ये एक बहुत डिफिकल्ट फेज से पूरा देश, खाली बिहार की बात नहीं है, देश ही गुजरा। अब जैसे देखिए परसेप्शन क्या बन रहा है, चंद्रबाबू नायडू पर 350 करोड़ का मामला ईडी क्या चल रहा है, मोदी जी को सपोर्ट दिए, भाजपा को क्लीन चिट मिल गई। एक मुकुल रॉय करके वहां पर थे, तो जब उन पर कार्रवाई होने लगी, भाजपा में आए, कार्रवाई बंद हो गई, फिर चले गए, कार्रवाई होने। असम के मुख्यमंत्री के बारे में तो अपने ही लगता है कि मोदी जी या अमित शाह ने कहा था कि सबसे भ्रष्ट आदमी है, वो मुख्यमंत्री बन गया तो साफ हो गया। तो ये जो वॉशिंग मशीन का जो कॉन्सेप्ट आया है, तो सब जगह अभी मॉडल लागू हो गया है ना। तो इसलिए अब अच्छा, बाय द वे, विजिलेंस है इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, या फॉर दैट मैटर स्पेशल विजिलेंस यूनिट जो बनाया था नीतीश जी, ये किसके अधीन काम करता है? सीएम के अधीन काम करता है। तो सीएम के आसपास जो आदमी है उस पर कौन सी हाथ डालेगा? तो जब तक वहां से मैसेज नहीं, तो दिखाने के लिए, हाथी के दांत दिखाने और खाने के कुछ और। पंचायत सेवक के धर लिया, कर्मचारी के धर लिया, तो प्यून को धर लिया, वो कभी बीडीओ को धर लिया, तो असिस्टेंट इंजीनियर को धर लिया। तो पब्लिक को भी लगना चाहिए कि धरा, हाँ कुछ हो रहा है, काम कुछ चलते रहना चाहिए। तो ये सब तो जो शासन तंत्र होता है, जो शासक होता है, शासक का ये सब कुछ नहीं बदला है। वो दिल्ली सल्तनत में भी वही था, मुगलिया सल्तनत में भी वही था, अंग्रेज के समय में वही था, अभी भी वही है। शासक बदल गए, तरीका तो वही है, वही चल रहा है। आप सोचिए ना, मुगलिया सल्तनत और दिल्ली सल्तनत में कैसे लोग सलाम बजाते थे, हुजूर बजाते थे, हजूर हजूर ऐसे ऐसे करते। तो अभियो है, कोर्ट में जाइएगा तो हजूर, मी लॉर्ड, माय बाप, मंत्री जी को माननीय मंत्री, महामहिम राज्यपाल, तो वही चल रहा है। तो इस देश में जो शासन की व्यवस्था बदली, लेकिन शासन तंत्र का चरित्र नहीं बदला। हम लोग उसी के ऊपर, हम लोग भी उसी नौकरशाही में रहे। वो कलेक्टर के यहाँ को ऐसी चला, खराब लगता है। अब यहाँ किसी को बोलिए कि मिस्टर मिनिस्टर, क्या हाल है मंत्री जी, तो भगाओ इसको गेट से बाहर। तो ये तो उस खून में लगा हुआ है। अब देखिए कब तक जाता है। तो इसलिए कहने का मतलब यह है कि आप जिस विषय की चर्चा करना चाहते हैं, उस विषय का
वो बहुत बड़ा व्यापक विषय है। यह समस्या न तो बिहार की है न इस देश की है, समस्या तो पूरे विश्व की है। लेकिन अगर बिहार की बात करें तो दुखद बात ये नहीं है कि यह बहुत तेजी से बढ़ रहा है और यह और व्यापक हो रहा है। दुखद बात यह है कि इस पर कोई प्रभावी नियंत्रण लगाने का प्रयास भी नहीं शुरू हुआ है। नियंत्रण लगाना तो दूर की बात है, और ये कहाँ जाके रुकेगा ये हम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मैंने कई बार कहा है कि बिहार के इस चुनाव ने एक ऐसे मॉडल का इजाद कर दिया है, एक ऐसे मॉडल का आविष्कार कर दिया है कि जहां राज का खजाना खोल करके चुनाव जीता जाए तो डर ही खत्म हो गया। तो किसी को क्यों डर लेगा? 5 साल वो लूटेगा और अंतिम साल जब आएगा तो अबरी 50-50 हजार रुपया सबको दे, फिर चुनाव जीत जाए। तो ये सिलसिला कब रुकेगा ये तो जनता को तय करना है, हम सबको तय करना है। हम रहें न रहें, लोग रहें न रहें, या देश तो रहेगा या राज तो रहेगा या शासन तंत्र तो रहेगा, तो इसको देखने की जरूरत है। अच्छा सर, तो जैसे आपने कहा था कि ये देश आज का देश नहीं, तो आज का देश नहीं है, लेकिन जहां से हम शुरुआत किए थे, अंग्रेजों के गुलाम हुए, मुगलिया सल्तनत के गुलाम हुए, या जो भी, मुगलिया सल्तनत अलग तरह से राज करता था, अंग्रेज अलग तरीके से राज किए, और फिर से जो भ्रष्टाचार का लेवल, मतलब भ्रष्टाचार एक तरीके से खोखला करता जा रहा है देश को, बिहार को या समाज को, तो ये अब समाज कहाँ तक जा सकता है और कहाँ तक वो रजिस्ट कर सकता है? क्योंकि ये तो ऐसा प्रश्न है कि इतने बड़े प्रश्न का उत्तर देने की औकात तो मेरी नहीं है, क्योंकि न तो हम समाज शास्त्री हैं, न हम ज्योतिष हैं, न कोई बहुत बड़े विद्वान आदमी हैं, हम एक सामान्य व्यक्ति हैं। लेकिन आप जो करप्शन इंडेक्स को उठा करके देखिएगा तो पाइएगा कि निरंतर उसमें भारत की छवि खराब होती जा रही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, ये सब कुछ ग्लोबल पैरामीटर्स हैं जो यह बताते हैं कि यह देश कहाँ खड़ा है। देखिए, चूंकि आपने बहुत बड़ा व्यापक प्रश्न पूछा है तो उसका जवाब हम आपको ऐसे देते हैं कि देखिए, इस देश के बारे में अगर आप बात कीजिए, देश की डायकोटोमी क्या है। एक तरफ हम लोग यह बताते हैं कि दुनिया की अभी हम लोग चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सरकारी आंकड़े जो बता रहे हैं वो लगभग एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, लेकिन लगभग $4 ट्रिलियन हम लोग पहुंच गए हैं। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि संभवतः 2030 तक आते आते हम लोग थर्ड इकोनॉमी हो जाएंगे, और जापान वगैरह को हम लोग पीछे छोड़ देंगे, बहुत कम है गैप। लेकिन सेकंड और फर्स्ट जाने में बहुत मुश्किल है, इसलिए कि संभवतः 17-18 ट्रिलियन डॉलर चाइना का होगा और 30 ट्रिलियन डॉलर गैप वाला अमेरिका का, तो बहुत बड़ा गैप। एक पिक्चर यह भी, हालांकि ये भी एक तरीके से मतलब आधा अधूरा सा, नहीं, हम उसी पर आ रहे हैं। तो मेरी पूरी बात मैंने नहीं की, इसलिए मैंने कहा डायकोटोमी शब्द का प्रयोग कि विरोधाभास क्या है। एक तरफ तो ये है, हालांकि इसमें भी IMF ने ये कहा है कि जो इंडिया का GDP कैलकुलेशन है उसमें गड़बड़ी है, ये इतना नहीं होगा। मान लीजिए IMF को भी गोली मारी और हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि नहीं साहब, हमारा $4 ट्रिलियन है, ये एक फैक्ट। दूसरा फैक्ट ये है कि डॉलर अपने लगातार मजबूत होता जा रहा है और 90-92 वगैरह पार कर गया है। वो भी अर्थव्यवस्था की बात, गोली मारी आम आदमी, क्या मतलब कि डॉलर कहाँ जाए और रुपीज कहाँ जाए, कितना आदमी डॉलर का क्या कारोबार करता है। आप सिर्फ ये समझिए कि इस देश में अभी एक रिपोर्ट आया था 2023 या 24 में संभवतः आया था, उसको बोलते हैं वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब रिपोर्ट। वो रिपोर्ट कहती है कि इस देश के 1% आदमी के पास संभवतः, अगर मुझे ठीक से याद हो, इस डिस्क्लेमर के साथ हम बता रहे हैं, तो करीब 53 या 52 या 53% नेशनल वेल्थ 1% आदमी के पास, उसको भी गोली मारी, नहीं समझे। लेकिन यह तो तथ्य है कि इस देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है, तो कहाँ हम बने तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने वाले हैं, और कहाँ हम 80 करोड़ लोगों को उस हाल में रखे हुए हैं जिसको 5 किलो अनाज पर बसर। बिहार का ले लीजिए एग्जाम्पल, अभी जातिगत सर्वेक्षण जो हुआ वो क्या बता रहा है, बिहार में 100 में 10 आदमी भी 12वीं पास नहीं, वो 12वीं जिसको एक पन्ना दरखास्त नहीं लिखना था,
लेकिन उसको भी मान लीजिए तो 100 में 12 आदमी को 100 में 10 आदमी को भी हम लोग 12वीं नहीं पास करा सके। यह वही राज्य है जहां 2,74,000 फैमिली का सर्वे किया गया, कितनी फैमिलीज यहाँ हैं, तो उसमें मतलब लगभग 2 लाख फैमिली तो ऐसी है कि जिसकी स्थिति बहुत खराब है। मैंने एक दिन कैलकुलेट करके बताया था कि बिहार में 82% फैमिली जो है वह उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो गुर्बती वाली है, वो 0 से 20,000 रुपये तक कमाता है। तो आप मान लीजिए कि एक फैमिली 6,000 रुपये कमा रहा है, उसके परिवार में 5 आदमी हो, तो 5 आदमी 6,000 रुपये में कैसे जीवन बसर करेगा? तो ये तो हकीकत है। ये क्यों हुआ? तो आफ्टर ऑल ये फेलियर का दायित्व किसका है? सरकार का ही नहीं है भाई। और हम लोगों ने ऑन दी अदर हैंड पूरे सिटीजन को भी, माने हम लोगों ने पूरे नागरिक को एक तरह से ऐसा पैरासाइट बना दिया। फिल्मों में हम लोग नहीं देखते थे, कोई फिल्म देख रहे थे, हमको लगता है कि अमरीश पुरी का था, उसमें कहता था कि खाने के लिए तुमको अनाज देंगे, पहनने के लिए तुमको कपड़ा देंगे, पीने के लिए तुमको पानी देंगे, रहने के लिए तुमको घर देंगे, तुमको कुछ नहीं करना। तो आपने जब सब यह जब सुनिश्चित कर दिया तो भाई, तो आप तो ऐसे जनरेशन्स पैदा करते जा रहे हैं, मैंने यहाँ पर इतने सारे आंकड़े हैं कि आप उसको जाइएगा तो उसमें उलझ जाइएगा। अनस्किल्ड लोगों का भरमार हम लोगों ने कर दिया, अनपढ़ों की फौज खड़ी कर दी, एजुकेशन सिस्टम जो पब्लिक सेक्टर का था उसको बर्बाद कर दिया, पब्लिक सेक्टर का गवर्नमेंट हॉस्पिटल का सिस्टम को बर्बाद कर दिया। तो सारे जो एक थ्योरी कहती है ना कि अगर किसी देश में आपको बहुत दिन तक राज करना हो तो पब्लिक सेक्टर्स का जो जो इंस्टीट्यूशन को बर्बाद किया। हमने एयरपोर्ट्स को बर्बाद किया, ट्रेन को बर्बाद किया, टेलीग्राफ को बर्बाद किया, टेलीफोन को बर्बाद किया, सरकारी शिक्षा को बर्बाद किया, सरकारी हेल्थ को बर्बाद किया, सारे सरकारी चीजों को बर्बाद करके पैरेलल खड़ा कर दिया प्राइवेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा मास आपका उठा नहीं और सरकारी सिस्टम आप खींच लिए। वो पैर पर खड़ा ही नहीं हुआ था कि आप खींच लिया, और आपने ऐसी व्यवस्था पैदा कर दी कि उस पैर पर खड़े नहीं। तो हम लोग तो लगातार, हमको लगता है इंडिया टुडे में कभी रिपोर्ट छपी थी कि इंडिया इज सिटिंग ऑन दी टाइम बॉम्ब ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हम लोग बेरोजगारों के टाइम बॉम्ब पर बैठे हुए। आपको ये सब रिसर्च करने की कुछ जरूरत थोड़ी, आप कैमरा लेके निकल जाइए पटना और आपको 3-4 स्पॉट हम बता देते हैं। आप सुबह में चले जाइए आशियाना मोड़, आप चले जाइए बोरिंग रोड चौराहा, आप चले जाइए डाक बंगला चौराहा, और आप चले जाइए कारगिल चौक, इतने जगह चले जाइए और आप ये 7 बजे से 9 बजे के बीच में, और आप वहां खड़े मजदूरों की फौज का एक वीडियो बना लीजिए कि जहां लोग सुबह उठ करके काम की तलाश में खड़े रहते हैं और वो 500 रुपया में एक दिन काम करने के लिए तैयार रहता है। आप सोच लीजिए। इस बात पे मैं आप जाऊंगा वहां पे, आप कल जाके देख लीजिए। मैंने अभी 3-4 स्पॉट हम बता रहे हैं, वैसे और जगह भी होंगे, लेकिन इन चीजों को हमने देखा। बोरिंग रोड चौराहा चले जाइए, यहाँ आशियाना मोड़ या इसके पहले वाले मोड़ में चले जाइए, आप कारगिल चौक में चले जाइए, आप देखिए भीड़ लगा रहता है काम करने के लिए। हम लोगों ने पूरे बिहार का तो और खराब स्थिति है भाई। सरकारी आंकड़े बता रहा है ना कि 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक 2 करोड़ लोग यहाँ से पलायन कर गए। उसमें अनस्किल्ड लेबर भी हैं और पढ़े लिखे लोग भी हैं, जो पढ़ लिख लेके उनको यहाँ नौकरी नहीं, चले गए दूसरे लोग। तो ये जो जब तक ये रिवर्स माइग्रेशन नहीं होगा, वहां से लोग यहाँ आएंगे नहीं, यहाँ ऐसी स्थिति पैदा होगी नहीं कि लोग वापस आ जाए, तब तक हम लोग कैसे मानेंगे कि हम आगे बढ़े? तो हम तो वही हैं जहाँ पहले थे। 80 में भी वही थे, 90 में भी वही थे, आंकड़े भी वही बता रहे हैं। 60 से उठा लीजिए ना, पर कैपिटा इनकम में हम 60 में भी सबसे नीचे थे और 2025 में भी सबसे नीचे। तो ये फालतू वाला बात, माने लोग जो भाषण देके इनके मंत्री और अधिकारी जो उछल के बोलते हैं, उसका कोई सेंस नहीं। हम लोग पहले भी सबसे गरीब थे, आज भी सबसे गरीब है। पहले भी माइग्रेशन, बल्कि पहले तो कुछ कम माइग्रेशन हो रहा था, अब तो माइग्रेशन बढ़ता जा रहा है। तो आप तो कॉस्मेटिक एक्सरसाइज से नहीं चलेगा। ठीक है, आपने सड़कें बनाई, पुल बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किए, बिजली ठीक किया, कानून व्यवस्था में पहले ठीक ठाक हुआ था, हालांकि अब तो कानून व्यवस्था स्थिति बहुत खराब है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी बहुत सुधार हुआ है, लेकिन ये सब चीज रिलेटिव होता है, ये रिलेटिव चीज है। अब कोई आदमी ये कहे कि साहब हम तो रोड बनवा दें, तो अब तो वो रोड का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, 4 लेन है, फिर 6 लेन है, अब एक्सप्रेसवे आ रहा है, सुपर एक्सप्रेसवे कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो डेवलपमेंट हमेशा रिलेटिव टर्म्स में होता है।
इसलिए उसी दिशा में हम लोग को देखना चाहिए। और पूरे देश में ये इस बात से आप कौन इनकार करेगा कि हम लोग सारे पैरामीटर्स में, आप तो हम सोचिए ना, उड़ीसा, इसलिए आप ही के बात को फिर हम बता देते हैं। नवीन पटनायक, ठीक है, वो हार गए, लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स क्या कर सकता है ये आप समझ लीजिए। मुझको लगता है कि मैं 85-86 में हम लोग कॉलेज में जब थे तो हम लोग एक्सकर्शन ट्रिप पर गए थे उड़ीसा। उसमें कोणार्क गए थे, पुरी गए थे, चिल्का लेक वगैरह, या कहाँ कहाँ गए थे तो याद भी नहीं। उस वक्त उड़ीसा की स्थिति बाय एंड लार्ज बिहार टाइप था। यूपी में लखनऊ में हम लोग गए थे जब एग्जाम वगैरह देने के लिए, मुझको लगता है 87-88 होगा, तो लखनऊ भी बाय एंड लार्ज इसी के जैसा लगता था। लेकिन अभी आप उड़ीसा देख लीजिए पैरामीटर्स में कहाँ चला गया। एक उड़ीसा में 3 जगह है, कोरापुट, बलांगीर और कालाहांडी, केवी के उसको बोलते हैं। ब्लैक स्पॉट बोला जाता है, तो वहाँ हर साल हजारों की संख्या में लोग भूख से मर जाते थे। नवीन पटनायक ने उस इलाके को बिल्कुल ग्रेन बॉल में बदल दिया। वहाँ दलहन, गेहूं और चावल की जबरदस्त खेती होती है, और उसको मिटा दिया। क्यों? एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप था जिसने राज्य की तकदीर को बदल दिया। तो भाई अब तो 20 साल नहीं लगा कि 5 साल और हो गया, 25 साल, तो अब आप कितना समय दिया जाए? आप तो अब कितना दिन आप रहिएगा वो तो फिर ईश्वर जानता होगा या फिर बीजेपी वाला जानता होगा, हमको नहीं मालूम। ठीक है सर। तो एक आपने कहा कि नवीन पटनायक ने वो किया, तो नीतीश कुमार का क्लेम है, या जो अभी मतलब बिजनेसेस स्टार्ट हो चुकी है बिहार में, तो क्या ये पॉजिटिव नहीं है? हमको नहीं मालूम है कि शुरू हुआ है, तो लोग बोल रहे हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि अगर आप 20 साल में पलायन आपका नहीं हुआ, अभी ही नींद खुली तो अच्छी बात है, लेकिन उसका तो देखना पड़ेगा। अभी तो क्लेम कर रहे हैं लोग, कह भी रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वगैरह। इंडस्ट्रियलाइजेशन, हालांकि समय बदल गया, यहाँ पर इंडस्ट्रीज के लिए बहुत समस्या है। जैसे लैंड हमारे पास कम है। आप इसको ऐसे समझिए कि बिहार और झारखंड का एरिया लगभग बराबर, लगभग। तो जितना एरिया में हम 14 करोड़ हैं, उतना एरिया में झारखंड 4 करोड़। उसके पास भूमि ज्यादा, हमारे पास भूमि की समस्या है। बहुत जानकार जो हम इसके बहुत जानकार नहीं, लेकिन जो जानकार बताते हैं वो ये बताते हैं कि यहाँ सर्विस सेक्टर में रोजगार के अवसर को बढ़ाने की जरूरत है। यहाँ पर हम बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी अगर छोटी मोटी ही इंडस्ट्रीज सही लगे तो जाने। अभी तो रोज प्रोग्राम है। और आप जैसे सरकार की मैंने एक बात बताई, इसके पहले नीतीश मिश्रा जी इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, वो ग्रामीण विकास या और विभाग में मंत्री थे, तो मेरा इंटरेक्शन होता था। थोड़े अच्छे आदमी लगे और अपराइट आदमी। हमको बाय एंड लार्ज लगा कि हम किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, किसी को नहीं दिया जा सकता है सर्टिफिकेट। अपने को तो सर्टिफिकेट आदमी नहीं दे सकता, दूसरे को क्या दे। तो बहरहाल वो अच्छे आदमी हमको लगे। अब वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में जब रहे तो उन्होंने कुछ पहल भी की थी। अब डिसकंटिन्यूटी का जरा खेल देखिए कि सरकार की प्राथमिकता तो ये रहनी चाहिए था, उसको कंटिन्यू कराना था। तो आप कंटिन्यू करा के उसको हटा के कैसे व्यक्ति को बनाए हैं इंडस्ट्री मिनिस्टर, आप देख लीजिए। जो आदमी खुद ही इस आरोप में फंसा है, दूसरे को मेडिकल कॉलेज आरोप लिया। तो ये सब बताता है कि आपकी प्राथमिकता क्या है। इसलिए अभी लोग बोल रहे हैं तो इट्स ओके, देखना पड़ेगा। और दुर्भाग्य यहाँ ये है ना कि इस चुनाव ने एक बहुत नेगेटिव ट्रेंड डेवलप कर दिया है पूरे देश में और स्पेशली बिहार में। मुझको याद है कि जब लालू जी शासन में थे तो उस समय एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट हो गया था कि विकास करने से वोट नहीं मिलता है। कुछ हद तक सही भी हो रहा था। तो लालू जी ने इन कारणों से क्या, रोड वोट क्या बनाना, बिजली क्या लगाना, ये सबसे वोट मिलता है, तो वोट उनको मिलता था, तो लगता था यही बात सही। अब इस बार जो 10,000 रुपया देने के चक्कर में और ये सब करके फ्री बीज दे करके जो वोट आया, तो लोगों में यह चलना शुरू हुआ कि बात ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, फलना, ये सब करने से कुछ फायदा नहीं है, 5वें साल में पैसा दे तो वोट ले। तो ये तो हुआ ही है। अब ये आगे आने वाले समय में क्या होगा, न तो हम ज्योतिष हैं, न हम बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन जो थोड़ी बहुत मेरी जो समझ है वो इसी ओर इशारा करती है। अभी देखना पड़ेगा कि बिहार में ये जो नई सरकार आई है, इसके प्रयासों का फल, इसके प्रयासों का परिणाम किस रूप में और कितना जल्दी और कितना व्यापक दिखता है। धन्यवाद सर। तो देखते रहिए खबर वन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप सर का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वॉइस ऑफ रिपब्लिक। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो डालते हैं। अगर आप इनका वीडियो पे एक बार इनके चैनल को देख लेंगे तो वहां से जाने का मन नहीं करेगा। जितना वीडियो देखे हैं वो सब देख कर जाएंगे। चलिए धन्यवाद, देखते रहिए खबर।